65 वर्षीय राम प्रकाश जी, जो कि प्राइवेट नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, आज सुबह जब सैर करके घर की ओर लौट रहे थे तो मन में सोचने लगे कि रिटायरमेंट के समय मैं सोचता था कि मैं बंधन से मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, लेकिन अब जीवन बड़ा खाली खाली सा लगता है। एक एक पल बड़ी मुश्किल से तिल तिल करके खिसकता है। रह रह कर वे अपने गांव की व्यस्त दिनचर्या को याद करने लगते हैं। वे गिनी चुनी गलियां, वे मुट्ठी भर लोग, सब कुछ इतना छोटा कि एक दिन में पूरा गांव ही नाप लिया जाए और करीब करीब हर आदमी से मुलाकात हो जाए। उस समय लगता था जैसे दुनिया मुट्ठी में है। वे छोटी सी दुनिया जैसे ही हाथ से छूटी कि सब कुछ छूट गया। दरअसल शहर में आने से पहले राम प्रकाश जी अपनी पत्नी सुनैना और बेटे सौरभ के साथ गांव में ही रहा करते थे, परंतु अपने बेटे सौरभ की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें गांव से शहर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपना मकान खरीद लिया। परंतु शहर आने के 3 वर्ष पश्चात ही उनकी पत्नी सुनैना की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उच्च शिक्षा के बाद सौरभ नौकरी के लिए विदेश चला गया। वहाँ यूनिवर्सिटी में भी उसका एकेडमिक करियर उज्जवल रहा, जिस कारण उसे वहीं नौकरी भी मिल गई और वहाँ भारतीय मूल की ही एक लड़की सुप्रिया से शादी रचा ली और वहीं का होकर रह गया। शुरू में तो सौरभ अपने पिता को कभी कभी फोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई महीने बीत जाते थे। राम प्रकाश जी की अपने बेटे से बात हुए। इस बड़े से शहर में राम प्रकाश जी एकदम अकेले हो चुके थे। आज जब सैर करके राम प्रकाश जी घर को लौटे तो अचानक फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीवर उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो बाबूजी, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, बहू कैसी है? एक ही सांस में राम प्रकाश जी ने कई प्रश्न कर डाले। बाबूजी, हम सब यहाँ ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। क्या बताऊं बाबूजी, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से रोज सोच रहा था कि आपको फोन करूंगा, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है। इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चले आइए। यहाँ आपके दोनों पोता पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो पाएंगे। अपने बेटे का प्रस्ताव सुनकर राम प्रकाश जी को बहुत अच्छा लगा। वे सोचने लगे कि 5 वर्ष बीत गए, अपनी नौकरी से रिटायर हुए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कांधा देने भी ना पहुंच पाए। यह सोचते हुए राम प्रकाश जी ने अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। फिर सौरभ बोला, बाबूजी, अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो अपने मकान की भी अब कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उस मकान को बेचने पर लगा दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर राम प्रकाश जी कुछ हैरान रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी की मीठी यादें जुड़ी हुई थी। इस मकान की एक एक चीज को उनकी पत्नी ने अपने हाथों से सजाया था।
परंतु बेटे की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। ये सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले दिन ही न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने बाद सौरभ भारत आ गया और मकान के पैसों का लेन देन कर लिया। राम प्रकाश जी ने बैंक में जो भी एफडी बना रखी हुई थी, सौरभ ने उसका भी ड्राफ्ट बनवा कर कैश करवा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब वे लोग ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। सौरभ ने कहा, बाबूजी, आप यहीं सोफे पर बैठिए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए समय चाहिए। मैं चेक इन करने के बाद आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूंगा। राम प्रकाश जी वहीं सोफे पर बैठ गए और उनका मन अपने अतीत में खो गया। एकाएक उनकी जिंदगी के पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतने शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उनका मन भारी हो रहा था। कितने शौक से मैंने ये मकान बनवाया था। सुनैना भी तो कुछ दिन ही इस मकान में रह पाई। अचानक एक रात को उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास चली गई। सुनैना की मृत्यु के बाद सौरभ कुछ दिनों के लिए ही भारत आया और कुछ ही दिनों के बाद वापस भी चला गया। परंतु उसके जाने के बाद राम प्रकाश जी बेहद अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसा लगता था कि मानो घर काटने को दौड़ रहा हो। राम प्रकाश जी, जिन्होंने कभी घर का काम किया ही नहीं था, अब खुद ही खाना पकाने लगे थे और घर की साफ सफाई करने के लिए एक काम वाली बाई भी रख ली थी। अचानक राम प्रकाश जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफी देर हो चुकी है, सौरभ अभी तक चेक इन करके आया नहीं। घड़ी पर नजर डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। राम प्रकाश जी ने ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम, मेरा नाम राम प्रकाश वर्मा है, मेरे बेटे का नाम सौरभ वर्मा है। हमें ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट पकड़नी है। मेरा बेटा चेक इन करने के लिए आया था, पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। राम प्रकाश जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट दिखाकर बताया, जी हाँ, सौरभ वर्मा नाम का एक यात्री यहाँ आया था, जिसने चेक इन किया था। ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट निकले हुए तो 1 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। उस महिला की बात सुनकर राम प्रकाश जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उस फ्लाइट से तो मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाना था, मुझे लिए बिना फ्लाइट कैसे चली गई? अंकल जी, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे, सभी चले गए हैं। कोई भी यात्री छूटा नहीं है। अगर कोई यात्री नहीं पहुंचता, तो हमारी ओर से घोषणा की जाती है। महिला की बात सुनकर राम प्रकाश जी रुआंसी आवाज में बोले, तो क्या मुझे लिए बिना ही मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया? इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरी टिकट ली ही नहीं थी। यह कैसी जालसाजी है? राम प्रकाश जी के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई। वे सोचने लगे, क्या मेरा बेटा इतना कठोर हो सकता है, जिसे पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिनों को भी पसीने में भिगो दिया था। अपनी खुशियों को उसका जीवन संवारने पर ही न्यौछावर कर दिया था। सुनैना मुझसे हमेशा कहा करती थी कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचाकर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, ले देकर सौरभ ही
हमारा इकलौता बेटा है। यदि हम उसके सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। वह एक खिलौना मांगता था तो मैं 2 लाकर देता था। उसके विदेश में पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने के खातिर मैंने ना जाने कितने पापड़ बेले थे, कितने ही लोगों के आगे हाथ पसारे थे। मन में बस अपने बेटे की बात पूरी करने की धुन सवार थी कि वह किसी तरह विदेश चला जाए। इस बात को लेकर अपने बड़े भाई मनोज से भी मेरी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वे कहते थे, जब सामर्थ्य नहीं है तो विदेश क्यों भेज रहा है? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपने भाई के इस उच्चारण से मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। उसी दिन से मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मदद के लिए अपने भाई के दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगा। उस दिन से ही हम दोनों भाइयों के बीच भी कटुता आ गई थी, परंतु यदि देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। जिस बेटे के कारण मैंने अपने भाई से भी संबंध तोड़ लिया था, आज वही बेटा मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया। इस समय मुझे उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। दुखी दिल से वे एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और सोचने लगे, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कौन सहारा देगा? अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। क्या मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊं? क्या वह मेरी मदद करेंगे? क्या उन्होंने मुझे माफ कर दिया होगा? लेकिन अब कोई और चारा भी तो नहीं है। उनके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चलकर देखता हूँ। करीब 2 घंटे के बाद वे अपने भाई मनोज के घर पहुँच गए। डोर बेल बजाई तो मनोज जी बाहर आ गए और अपने छोटे भाई को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। राम प्रकाश जी का सब्र का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगे। मनोज जी उन्हें अंदर लेकर आए और अपने भाई से उनकी इस हालत का कारण पूछने लगे, परंतु राम प्रकाश जी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर जी भरकर रोएं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही थी। मनोज जी बोले, राम प्रकाश, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह जार जार क्यों रोए जा रहे हो और तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? भैया, मैं आपको क्या बताऊं? इस उम्र में आकर मेरे बेटे ने ही मुझे छल लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा जहाँ साथ चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम पहेलियां मत बुझाओ। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। मनोज जी ने पूछा तो राम प्रकाश जी ने सारी घटना उसके सामने बयां कर दी। मनोज ने गहरी सांस लेते हुए उनकी एक एक बात बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनी और बोला, ये कैसी विडंबना है। तुमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। भैया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस उम्र में मैं कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि मुझे किसी वृद्ध आश्रम में भेज दो
यह क्या कह रहे हो राम प्रकाश? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्ध आश्रम जाने की बात कर रहा है। ये घर तुम्हारा ही है। बेटी शिखा की शादी करने के बाद जब से तुम्हारी भाभी ये दुनिया छोड़कर चली गई, उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तुम आ गए हो तो हम दोनों का समय आराम से कटेगा। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर राम प्रकाश जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वे उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वे अभी भी परेशान थे। अभी दोनों भाइयों में ये बातें चल ही रही थी कि डोरबेल बजी। देखा तो मनोज की बेटी शिखा कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। इतने वर्षों के बाद अपने चाचा को इस घर में देखकर उसे अचंभा हुआ। शिखा उनके पास बैठकर उनका हालचाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनकी हालत की जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी कि सौरभ चाचा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह शिखा ने अपने पिताजी और चाचा जी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर परोसा और एक अलग कमरे में चली गई। राम प्रकाश जी ने देखा कि शिखा मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लास ले रही है। उसे ऑनलाइन क्लास लेते देखकर राम प्रकाश जी के मन में कुछ ख्याल आया और जब शिखा बाहर आई तो उन्होंने शिखा से कहा, बेटी एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ? घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊं। उनकी बात सुनकर शिखा बोली, क्यों नहीं चाचा जी, आजकल तो ऑनलाइन क्लास का जमाना है। ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही स्कूल की तरह घंटों खड़े रहकर पढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वैसे भी आप तो गणित विषय के बहुत अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। शिखा ने राम प्रकाश जी का ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें नियुक्त कर लिया गया। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने फोन से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते थे और अपना खर्च खुद ही निकाल लेते थे। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। वे पहले से ज्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहने लगे थे। अब वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे, परंतु वे गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा और इस काम में भी उनकी मदद उनकी भतीजी शिखा ने की। शिखा की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली जहां उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला। गणित विषय के अलावा अन्य विषयों की भी कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त कर लिए। उनके कोचिंग सेंटर में फीस कोई ज्यादा नहीं थी और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते थे वे फ्री में भी पढ़ सकते थे, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। राम प्रकाश जी के सराहनीय कदम को देखते हुए अब उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओ भी उनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने उनके कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ी जगह उपलब्ध करवा दी। एक ही साल में उनका कोचिंग सेंटर एक बड़े इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलकर रहता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। सौरभ ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया था, फिर उस धोखे के फल से वह कैसे बच सकता था। अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने पिता के पैसे धोखाधड़ी से हथिया लिए थे, इस दोस्त ने भी पार्टनरशिप का झांसा देकर उससे सारे पैसे हथिया लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी,
और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर विदेशी धरती पर बिना पैसे के कितने दिन तक रह सकते थे। जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे उनसे अपनी टिकट का इंतजाम करके वे लोग भारत वापस आ गए। भारत लौटकर सौरभ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई बड़ी नौकरी उसे मिल नहीं रही थी और छोटी नौकरी उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल वाले भी आखिर बेरोजगार दामाद को कितने दिन इज्जत देते। अब उसे महसूस होने लगा कि ससुराल में उसे बोझ समझा जा रहा है। वे अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या करता। एक दिन जब उसने पढ़ने के लिए अखबार उठाया तो अखबार में खबर के साथ अपने पिता की फोटो को देखकर वह हैरान रह गया। अखबार में लिखा था, अक्सर मेहनत करने वाले परेशानियों से नहीं डरते, बल्कि अपने दम पर मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करते हैं। मेहनत करके अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल है श्री राम प्रकाश वर्मा जी, जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र में अपने अंदर के शिक्षक को पुनर्जीवित किया और आज के बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम की। वे उन महान शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जिम्मा उठाया। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाने वाला है। यह खबर पढ़कर सौरभ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि अपने जिस पिता को वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गया था, आज वो अपने दम पर इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। अखबार में छपी खबर के साथ साथ उनके कोचिंग सेंटर का नाम और पता भी लिखा था। सौरभ मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने पिता से मिलने दौड़ा चला आया। पहुंचकर देखा तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ था। जब वे दोनों अंदर गए तो गार्ड के पूछने पर उन्होंने उसे बताया कि उन्हें राम प्रकाश जी से मिलना है। गार्ड उन्हें ऑफिस में बिठाकर राम प्रकाश जी को बुलाने चला गया। जैसे ही राम प्रकाश जी अपने ऑफिस में आए तो सौरभ उन्हें देखकर हैरान था। उसके पिता, जिनके चेहरे से कभी लाचारी और बेबसी छलकती थी, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी और आते ही पैरों में गिरकर रोने लगा। राम प्रकाश जी अपने बेटे सौरभ को अपने पैरों में अचानक देखकर हैरान रह गए। तभी सौरभ बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं धोखे से आपका घर बेचकर आपको अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन उसकी सजा मुझे ईश्वर ने दे दी है। मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अब मुझे आपका ही सहारा है। अपने बेटे की बात सुनकर राम प्रकाश जी बोले, बेटा तुम शायद भूल गए थे कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और जहाँ तक बात रही मेरे माफ करने की, तो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने एक बूढ़े पिता के विश्वास को तोड़ा है। यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे कम से कम इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा बूढ़ा पिता कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। अरे एक तरफ तुम हो और एक तरफ मनोज भैया की बेटी शिखा है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखती है और अपना ससुराल भी संभालती है। तभी उनकी बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, पिताजी अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आप नहीं जानते
हम कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। आप ही बताइए हम कैसे गुजारा करें। सौरभ ने कहा, पिताजी अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो राम प्रकाश जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ। इससे ज्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वे करो, लेकिन जो भी पैसा मैं कमाता हूँ अपने दम पर कमाता हूँ। उस पैसे में से एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र है। खुद से पैसा कमाओ और अपनी जिंदगी कैसे जीनी है वे खुद देखो, लेकिन मुझसे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी मत आना। मेरी क्लास लेने का समय हो रहा है, मैं जाता हूँ। दोनों बेटा बहू अपने पिता की ओर हैरानी से देखने लगे। वे दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही राम प्रकाश जी उठकर अपने क्लास लेने के लिए चले गए। बेटा और बहू दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। धन्यवाद।